नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का महिला जगत कार्यक्रम में। दर्शकों, कहते हैं कि जिसने समय को साध लिया मानो उसने जीवन जीने का मंत्र जान लिया। और इस समय की कीमत हम महिलाओं के जीवन में दुगनी हो जाती है, क्योंकि तमाम पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के बाद ये समय हमें हमारे लिए चुराना होता है। तो इस थोड़े से समय से बहुत बड़ा लाभ किस प्रकार लिया जाए, इसी विषय पे आज हम हमारे कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। और इस विषय पे हमें सरकारी योजनाओं से अवगत कराने के लिए बतौर अतिथि जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। मेरे साथ हैं इस वक्त नगर पालिक निगम जगदलपुर के राष्ट्रीय आजीविका मिशन अंतर्गत शहरी मिशन प्रबंधक के पद पर पदस्थ श्वेता सोनी जी, और हैं मेरे साथ सोसाइटी ऑफ ट्राइबल वेलफेयर एंड रूरल एजुकेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर के मोनिका श्रीधर जी। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो श्वेता जी, मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, ये किस प्रकार से कार्य करती है और इससे हम किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन वो गरीब परिवारों के लिए काम करती है जी। जो पिछड़ गए हैं या जिनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला है, खासकर हमारी महिलाएं हो गए, हमारे बुजुर्ग हो गए और बच्चे हो गए। हम उनके लिए आजीविका का स्रोत प्रदान करते हैं, साथ ही साथ उनको हर तरीके से हम सपोर्ट करते हैं जिनसे उनका एक आजीविका का स्रोत भी बने, उनमें आत्मनिर्भरता भी आए और वो आगे बढ़कर अपना जीवन को और बेहतर तरीके से बनाएं। मतलब अगर व्यक्ति में चाह है तो ये योजना उस चाह को एक लंबी मुकाम देती है कि वो अपने लिए कुछ कर सके। बिल्कुल। जी हाँ मोनिका जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो गैर सरकारी संगठन हैं, ये महिलाओं के विकास के लिए किस प्रकार से कार्य करती हैं? देखिए, महिलाओं का विकास पूरी तरह पे उनके आर्थिक रूप पे ही डिपेंड करता है। जी। तो हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि हम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक स्वावलंबी बनाएं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। तो इसके लिए हम ये प्रयास करते हैं कि लोकल चीज़ों से कैसे हम उनके लिए एक इकोनॉमिकल सस्टेनेबल लेकर आएँ। दूसरा, जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उन तक हम उनको कैसे पहुंचाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं पीछे रह जाती हैं और बाकी योजनाएं आगे निकल जाती हैं, क्योंकि बच्चों के संभालते और सारी चीज़ें, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिससे महिलाओं खुद पे ध्यान नहीं दे पाती हैं। और जहाँ तक हमारे बस्तर का है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो आप घरों में देखेंगे कि महिलाएं जो हैं वो प्रधान हैं जी। तो पूरी जिम्मेदारी जो है ख़ास तौर पे वो महिलाएं निभाती हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि उन्हें घर बैठे किस तरीके से वो आसानी से आर्थिक अपने आप को रूप में स्वतंत्र कर पाएँ। बिल्कुल, ये है हमारे संगठन का प्रयास। जी, ये तो बहुत बढ़िया प्रयास है। श्वेता जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह का संगठन होता है, तो इसकी क्या प्रणाली है, क्या नीतियाँ हैं? समूह का गठन करने के लिए कम से कम हम चाहते हैं कि 10 से 19 महिलाएं का एक समूह हम या एक ग्रुप हम तैयार करें। हमारी कोशिश ये रहती है कि वो एक ही वार्ड या एक ही मोहल्ले के हों, ताकि उनको आगे चल के कोई भी बैठक करना हो या कोई भी एक दूसरे को जानकारी देनी हो तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ ना जाए। एक वार्ड में रहने से उनका जो कम्युनिकेशन है, उनका बातचीत है, वो ज़्यादा आसानी से हो जाता है। इसके साथ ही हमारी कोशिश ये रहती है कि जितनी महिलाएं हैं उनका आर्थिक और मानसिक जो स्थिति है या वर्ग है वो एक समान हो, ताकि उनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, एक साथ चलने में ज़्यादा आसानी हो जाए। जी। तो कोई भी महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ सकती है या उनके लिए भी किसी भी प्रकार का कोई निर्धारण है? हमारी कोशिश यही रहती है, जैसे मैंने आपको बोला, कि आर्थिक उनकी स्थिति एक बराबर हो। नहीं तो अगर नियम अनुसार हम देखें तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं, तो 70% महिलाएं हम लोग बीपीएल परिवार से राशन कार्ड जो धारी होती है उनका लेते हैं, और 30% हम एपीएल वालों को ले सकते हैं या हम लेते हैं। जी। मोनिका जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर वो कौन सी भावना थी जिससे प्रेरित होकर आपको लगा कि आप भी बस्तर की भोली भाली महिलाओं के साथ ये विकास यात्रा तय कर सकती हैं? देखिए, मैं खुद एक महिला होने के नाते मेरी जो भावना थी वो ये थी कि मेरा अस्तित्व क्या है। जी। समाज में पति और पिता के नाम से जाना जाना बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है, पर अगर मेरा जन्म तो एक ही बार हुआ है, अगर आज मैं मोनिका हूँ तो मैं इसी जन्म में हूँ, मुझे पता नहीं अगले क्या होगा। तो अगर आज मैं अपनी पहचान बनाना चाहूँ तो मेरे पास क्या है? जी। मैं किसी की माँ हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की बेटी हूँ। ये बहुत गर्व का विषय है अपने आप में, एक परिवार को लेकर चलना। पर उसके अलावा अगर आज मैं कहीं निकलती हूँ तो मैं आज एक मोनिका हूँ। ये मेरे लिए अपने आप में एक गर्व का विषय है। और जब मैं अपने ही परिवार में आर्थिक रूप से भी वह भागीदारी देती हूँ
तो वो मेरे लिए एक अलग अनुभूति लेकर आता है। तो वही भावनाएं मैं दूसरी महिलाओं को भी जगाना चाहती हूँ कि आप घर संभालती हैं, घर का आप एक स्तंभ है, बिना महिला के हम घर का तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही महिलाएं थोड़ी आर्थिक रूप से खुद की सशक्त हो जाएं, खुद के लिए कुछ सपना देखें, खुद को भी आगे बढ़ाएं और साथ साथ परिवार को भी आगे लेके चलें, तो एक अलग ही अनुभव का एहसास होता है आपको। और दूसरी बात, जैसे हम कहते हैं कि अगर एक महिला पढ़ती है तो वो पूरे परिवार को पढ़ाती है, वैसे ही जब एक महिला आर्थिक रूप से भी सशक्त होती है तो वो घर ही नहीं, खुद ही नहीं, अपने साथ साथ अपने आसपास की महिलाओं को भी एक सपना दिखाती है कि हाँ तुम भी कुछ हो, मैं कर सकती हूँ, मैं समाज का एक बहुत अमूल्य हिस्सा हूँ, सामाजिक तौर पे भी आगे जा सकती हूँ, पारिवारिक तौर पे भी आगे जा सकती हूँ और आर्थिक रूप से भी अपने समाज को बदलने की क्षमता रखती हूँ। जी, बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया आपने। निश्चित तौर पे आज जो कार्यक्रम हमारी महिलाएं देख रही हैं उनमें ये प्रेरणा तो ज़रूर आएगी आपके उत्तर से। तो श्वेता जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब इस मिशन के संचालन के लिए आप ज़मीनी स्तर पे आते हैं, फील्ड पे आते हैं, महिलाओं से व्यक्तिगत तौर पे जब मिलते हैं, तो आप क्या अनुभव करते हैं? इस मिशन के संचालन में कुछ चुनौतियाँ आपको आई होंगी? जी, चुनौती तो आती है और वो चुनौतियों से हम बहुत सीखते भी हैं कि हमें किस तरीके से महिलाओं को और प्रोत्साहित करना चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती जो हमें अभी तक मिली है कि महिलाएं काम करने से कतराती नहीं हैं, बस उनमें कॉन्फिडेंस कम रहता है और वो चाहती हैं कहीं ना कहीं कि आप हमें काम दीजिए, हम घर बैठे कर लेंगे, पर उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हाँ मैं आगे बढ़ूं, बाहर निकलूं घर से और मैं उस चीज़ में अपने सामान को या अपनी चीज़ों को आगे रखूं। तो सबसे बड़ी चुनौती यही हुई है कि महिलाओं को हमें मनाना कि नहीं, आप में वो हुनर है, आप में वो खूबी है, आप काम कर रही हैं, बस आपको आगे उसको दिखाना है, आपको प्रेजेंट करना है। तो वो सबसे बड़ा जो हमारा चुनौती था जो हमने आज तक देखा है और उसमें हमने काफ़ी कुछ सक्सेस भी पाया है। मोनिका जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, संगठन में महिलाओं को किस प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं? जैसे वैसे तो आमतौर पर जितनी भी सरकारी जो स्कीम है उसके तो हम देते ही हैं, खेती के बारे में, किचन गार्डन के बारे में, बहुत कुछ है, सिलाई उलाई। लेकिन हमने बतौर संस्था हमने एक नया प्रयास किया है। पहली बार प्राइवेट संस्था ने कोसे के ऊपर काम करना शुरू किया है, जो अभी तक सिर्फ सरकारी संगठनों पे किसी एक दो जगह ही हुआ करते थे। अभी हम इसको गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि हमारे बस्तर में कोसे का बहुत बड़ा उत्पादन होता है जी। इसके साथ ही हम पहली बार बस्तर में मोती की खेती कर रहे हैं जी। और ये मोती की खेती जैसे समुद्र में होती है वैसे ही मीठे पानी में भी होती है जी। जो इंद्रावती नदी में सीपों का मिलना एक हमारे लिए भगवान का बहुत बड़ा तोहफा है जो हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। तो उसमें हमने एक प्रयास किया है और महिलाओं को जोड़ रहे हैं, किसानों को जोड़ रहे हैं ताकि बस्तर में भी मोती की खेती हो सके और मोती की खेती करने में हम सफल रहे हैं। और इसी तरीके से बस जितने भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं या सरकारी जो स्कीमें हैं उसको हम ले जाते हैं महिलाओं तक, बच्चों तक, और साथ ही पुरुष भी हमारे साथ आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम उनके आर्थिक बदलाव विभिन्न वर्गों में प्रशिक्षण दिए जाते हैं। प्रशिक्षण पाने के बाद महिलाएं उस कौशल को प्रदर्शित कर सकें, इसके लिए वित्तीय सहायता की भी आवश्यकता होती है जो आपके विभाग के द्वारा किया जाता है। तो महिलाओं को फंड की जो उपलब्धता है वो किस प्रकार से किया जाता है? महिलाओं को जो फंड हम लोग सबसे पहला प्रयास करते हैं कि वो बचत करना सीखे, क्योंकि महिलाओं की आदत होती है कि वो पैसा बचाती हैं अपने खर्चे से और कोई डब्बा में रख लेती है। फिर जब घर में कोई भी इमरजेंसी आती है तो वो अपना वो बचाया हुआ पैसा खर्च कर देती है। तो हमारा सबसे पहला प्रयास होता है कि वो बचत करके एक समूह में अपना पैसा जमा करके बैंक में रखें ताकि वो अलग से उनके नाम का एक बचत हो सके। तो हमारा जब 10 महिलाएं या 15 महिलाएं मिलके वो बचत करती हैं तो महीने का उनका मान लीजिए 2000 उनका जो बचत होता है, तो आगे जाके यदि मान लीजिए कोई महिला को 500,000 रुपए की भी आवश्यकता पड़ती है तो वो अपने समूह से ही ले लेती हैं। तो छोटा छोटा चीज़ें वो खुद में ही सक्षम हम कर देते हैं कि वो छोटी छोटी बचत करके अपने ही जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सके, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट रहे, उनको आश्रय नहीं होना पड़े किसी पे। इसके साथ ही हमारा आवर्ती निधि का प्रावधान है। जब समूह को 6 महीना हो जाता है तब उनको 10,000 रुपए यहाँ से मिलता है हमारी योजना से। तो वो एक उनका जो बचत में एक निधि जुड़ जाती है। तो मान लीजिए उनका जितना भी बचत है उसमें 10,000 और बढ़ जाता है। इसके बाद हमारी कोशिश रहती है कि जितना भी उनका निधि बना है, जितना उनका बचत हुआ है, उसका 4 गुना बैंक से हम उनको लिंकेज करवाते हैं। उससे वो
ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यवसाय करे, उसका बस मकसद ये है कि वो पैसा का लेन देन करना सीख सके। साथ ही जो छोटी छोटी ज़रूरतें होती है, 4,000 5,000 की जो छोटी छोटी ज़रूरतें होती है, वो एकदम कम ब्याज दर पे एकदम आसानी से उनको दिला सके। जी, मतलब वो समूह से ही अपने लिए वो लाभ ले सकती जी। है। जी, तो जैसे आपने अभी बताया कि बैंक से लिंकेज कराकर उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो इस ऋण की वापसी वो महिलाएं किस प्रकार से करती हैं? जैसे कि ऋण का जो अवधि होता है वो लगभग 1 साल 2 साल ऐसा बैंक द्वारा तय किया जाता है। तो ऋण जो है सबसे फ़ायदेमंद ये है समूह में कि यदि मान लीजिए 1 महीना वो महिला को कोई दिक्कत आ गई, वो नहीं जमा कर सके, तो बाकी की महिलाएं जो उनकी हैं सदस्य हैं वो पटा देती हैं, तो बोझ उन पे नहीं आता है जी। तो वो ऋण वापसी का उन लोग पूरा हिसाब लगा लेते हैं कि यदि मान लीजिए बैंक ने तय किया है कि हमें अगले महीने से इतना आपको किश्त पटाना है, तो वो महिलाओं में बांट के बहुत आसानी से वो 500 रुपये या 600 रुपये का वो किश्त बांध के अपना धीरे धीरे पटा देती हैं। पड़ जाता है। मतलब समूह का ये एक और लाभ हम कह सकते हैं कि ऋण की अदायगी के लिए पूरा भार एक महिला पे नहीं आकर समूह पे आता है। जी हाँ मोनिका जी, जैसे आपने बताया प्रशिक्षण में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, तो जो उत्पाद तैयार होता है, जैसे कि आपने बताया कि वन्य सामग्रियों से भी उत्पाद तैयार होता है, तो उसके विक्रय के लिए क्या मंच उपलब्ध है? उसके लिए एक पूरा प्रॉपर चैनल सिस्टम होता है जो हम तैयार करते हैं, क्योंकि हमारे जो बस्तर की कनेक्टिविटी है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी बाकी शहरों से है जी। और जब दूर दराज गाँव से हम करते हैं या जैसे 70 किलोमीटर है, तो महिलाओं के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो शहर तक लेके आएँ और उसे फिर करें, तो उसके लिए हम प्रॉपर चैनल तैयार करते हैं। प्रशिक्षण के बाद जो महिलाएं हमें उत्पाद देती हैं करके, उनसे हम स्वयं जाके खुद लेते हैं, जो भी उन्हें पेमेंट करनी होती है या तो उनके बैंक में जाती है वो राशि या उनके हाथ में दी जाती है, जैसा वो उचित समझें। हम प्रयास ये करते हैं कि बैंक लिंकेज हो, ज़्यादा बेटर है। तो इसके साथ ही जब उनसे सामान हम लेते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हम खुद लेते हैं, और जो भी सामान हमें बाहर भेजना है, शहर से बाहर भेजना है या शहर में किसी का ऑर्डर है, तो हम उस तरीके से पूरा करते हैं। इसी तर्ज पे मैं आप श्वेता जी आपसे जानना चाहूँगी कि सरकार इन पदार्थों के विक्रय के लिए सरकार के द्वारा क्या मंच उपलब्ध है? सरकार द्वारा सबसे पहले तो सभी शासकीय कार्यालयों में बहुत समय से ये पत्र जारी किया गया है कि आपको कोई भी चीज़ की आवश्यकता होती है, आप समूह के माध्यम से बनाए गए सामग्री को ही लाएं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग हमारे निगम में भी करते हैं कि जैसे कोई बैठक हो गई, भले छोटी मोटी बैठक हो, हम समूह को ही खाने का ऑर्डर देते हैं, उनके माध्यम से ही सारा सामग्री मंगवाते हैं। उसके साथ ही हम लोग एक बहुत ज़रूरी काम करते हैं, जब भी हम लोग समूह से बातचीत करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम 4-5 समूह का एक साथ बैठक करें। उसमें हम उनको बोलते हैं कि यदि एक मोहल्ले में मान लीजिए 5 समूह हैं, हर एक 5 समूह अलग अलग काम कर रही होगी, तो आप कोशिश कीजिए आप उसी समूह से वो सामान लें, ताकि आपका भी बिक्री हो और उनमें भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये महिला मुझे सपोर्ट कर रही हैं, ये मैं हमारे लोग हैं, ये हमें सपोर्ट करें। मोनिका जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि आप फील्ड में जा रहे हैं, कई वर्षों से बस्तर की महिलाओं के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, तो आप हमारी बस्तर की महिलाओं को विकास के दौर पे किस स्थान पे देखते हैं? उनके जीवन में पहले और अब में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं? हमारी बस्तर की महिलाओं में परिवर्तन तो बहुत आया है जी, बस दिक्कत ये हो रही है कि आज भी कुछ महिलाएं घर से बाहर निकलने में झिझकती हैं जी। तो इसका एक बहुत साधारण सा उदाहरण है कि उनके घर के बाकी हमारा माहौल कैसा है, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है। कई घरों में आप देखेंगे कि महिलाएं तो करना चाहती हैं पर उनके पति नहीं चाहते, वो ये तो चाहते हैं कि पैसे तो आए पर ये घर से बाहर ना जाए। तो हमें ये करना होता है कि महिला के साथ साथ हमें उनके घर वालों को भी शिक्षित करना होता है, हम उनकी भी ट्रेनिंग लेते हैं, हम उनको भी काउंसलिंग करते हैं जी, ताकि वो समझ पाएँ कि घर से बाहर आने के बाद क्या क्या विकास उनमें देखने को मिलेगा। और इसका एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक बोलना चाहिए कि उपलब्धि है कि जब हम शहर में कोई ट्रेनिंग रखते हैं तो अब महिलाएं पति से परमिशन नहीं लेती हैं, क्योंकि वो आर्थिक रूप से सशक्त हो चुकी हैं, और तो पति से परमिशन ना लेने की बजाय वो उनको ये बताती हैं कि आज मेरी ट्रेनिंग है और आज मुझे जाना है। और एक अच्छे पति होने के नाते गांव वाले भी तैयार हो जाते हैं, ठीक है आप जाइए, हम घर संभालेंगे या बच्चे संभालेंगे। तो ये दोनों का जो तालमेल है, घर और परिवार का जो तालमेल होना चाहिए, वो हमें देखने को मिल रहा है जी। तो ये कि जैसे अभी हमारे बीच में हाल ही में ट्रेनिंग हुई थी जिसमें हम बाहर से बुलाए थे मार्केटिंग के फील्ड में, तो कम से कम हमारे साथ 100 महिलाएं थीं और काफ़ी अच्छा वो ट्रेनिंग हुआ, महिलाएं सीख के भी गई। शिक्षित अशिक्षित
एक तो बहुत बड़ा एक होता है कि चीज़ों को समझना दिक्कत हो जाती है, पर इसी माध्यम से महिलाओं के अंदर ये जाग रहा है कि शिक्षित होना कितना ज़रूरी है। तो जो महिलाएं खुद बाहर नहीं निकली हैं, आज वो अपनी बच्चियों को बाहर हॉस्टल में पढ़ने भेज रही है। तो ये उपलब्धि है, महापरिवर्तन। हाँ, बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है, पर हाँ आज शुरू हो चुका है। तो धीरे धीरे वो देखने को मिलेगा कि गांव की महिलाएं अब ये है कि अपनी बेटी की शादी मैं 18 उम्र से पहले नहीं करूंगी और दूसरा उसे बाहर भेजूंगी जी। तो ये जो इसके साथ मतलब सिर्फ ये जो हम काम करते हैं, ये सिर्फ आर्थिक बदलाव के लिए नहीं, ये सामाजिक बदलाव भी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और सामाजिक बदलाव तभी आएगा जब एक एक महिलाएं इसी तरह से जुड़ती जाएंगी, उनके साथ उनका परिवार जुड़ता जाएगा, तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा बदलाव आएगा जी। इसी तर्ज पे श्वेता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप बस्तर की महिलाओं को किस तरह से देखती हैं? उनमें, उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए हैं? समूह के माध्यम से जुड़ने के बाद सबसे बड़ा और बहुत अच्छा मुझे जो लगता है बदलाव, कि हम लगातार प्रयास करते हैं कि यदि आपको लिखना पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा रुचि लें, आप जानें, आप जागरूक रहें। तो काफ़ी महिलाएं जो हैं, जो अंगूठा लगाती थी, तो वो अब अपना नाम कम से कम लिखना चालू कर दिए हैं। इसके साथ ही हमारे समूह की महिलाएं इतनी एक्टिव हो गई हैं कि अब वो आगे बढ़ के हर जगह भाग भी ले रही हैं, अपने स्टॉल्स भी लगाती हैं। और कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो दूसरे शहर, दूसरे जगह जाके प्रशिक्षण भी दे रही हैं समूह बनाने का, और वो और महिलाओं को भी जोड़ने में हमारी मदद कर रही हैं। तो जो सबसे बड़ा जो हमारा चैलेंज था कि महिलाएं निकलना नहीं चाहती हैं, वो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि उसमें बदलाव आया है, महिलाओं की सोच में बदलाव आया है कि नहीं, हम आगे बढ़ सकते हैं। और आज महिलाएं पहले बैंक जाने में, सरकारी ऑफिसेस में जाने में हिचकिचाती थी, आज वो बड़े अच्छे से कॉन्फिडेंटली सब जगह जाती हैं, और उनको जागरूकता भी है कि नहीं, मेरा ये हिसाब बनता है मैडम, मेरा ये होना चाहिए मैम, ये ऐसा था ना। तो वो बहुत अच्छा लगता है देखकर कि नहीं, कि वो सीखी हैं, समझी हैं, आगे बढ़ रही हैं। मोनिका जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि संगठन में आपने जैसे कि बताया विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण हो रहे हैं, तो क्या सुविधा है, कोई महिला घर पर रहकर भी आपसे जुड़ करके उस कार्य को कर सकती है, या संगठन से जुड़ना आवश्यक है? या नहीं, बिल्कुल कर सकती है, घर पे रह के बिल्कुल कर सकती है। बल्कि हम तो कहते हैं कि जिनके बच्चे छोटे हैं, हाँ, जैसे पहले वो रोजी के लिए जाते थे, जो कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, तो हमने उन्हें कोसे के धागे, मोती का प्रशिक्षण, लड्डू बनाना, ये करना, सिलाई कढ़ाई, वो घर पे ही करती हैं जी। और उन तक सामान भी घर में पहुंच जाता है, रॉ मटेरियल, और हम उनसे परचेस करने के लिए भी उनके घर तक ही जाते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि बस्तर में कनेक्टिविटी की बहुत दिक्कत होती है। आज भी हमारे गाँव में अगर बस भी चल रही है तो एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे चल रही है, दिन भर आपको नहीं मिलेगा जी। तो वो सुविधा हमारी महिलाओं के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है उस चीज़ में। तो इसीलिए हम यही कोशिश करते हैं कि हम उनके घर तक पहुँचें, क्योंकि हमारा काम है, ठीक है आज वो नहीं निकल पा रही है घर तक, लेकिन जब घर तक उसके अगर मदद पहुंचेगी तो वो 4 साल के बाद या 5 साल के बाद जब उसका बच्चा बड़ा हो जाएगा, तब हमें ये विश्वास है कि वो ज़रूर निकल कर आएगी और जो हमारा मेन सिस्टम है उससे जुड़ेगी। तो हम इसीलिए प्रयास करते हैं कि हम उनके घर तक पहुँचें। जो महिलाएं काम नहीं भी करना चाहती है तो हम उसको प्रेरित करते हैं कि आप करिए। और यही संदेश मैं शहरी महिलाओं को भी देना चाहूँगी कि अपनी पहचान के लिए थोड़ा सा निकल कर सामने आए। जी हाँ, मतलब ये सुविधा जो आप दे रही हैं, ये एक प्रेरणा की तरह काम कर रहा है। आज वो भले ही घर से नहीं निकल रही है, लेकिन इसका लाभ देख के कल वो स्वयं निकलेंगी, बिल्कुल परिवार का भी सपोर्ट बिल्कुल निकलेंगी। आज बच्चा, क्योंकि सीधी सी बात है कि बच्चे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं, तो उनको छोड़ के तो हम नहीं निकल सकते ना। अब जब छोटे बच्चे हैं तो दिक्कत है, लेकिन 5-6 साल के बाद वो बिल्कुल निकलेगी। जी जी। श्वेता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत और कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं जो आजीविका के लिए विशेषकर बनी हैं? देखिए, आजीविका की जब हम बात करते हैं, हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि कुछ भी काम करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता है। तो उसमें हम 3 वर्ग या 3 कैटेगरी में हम लोन दिलवाने में मदद करते हैं। एक तो सबसे पहला है व्यक्तिगत लोन हम बोलते हैं, जिसमें कोई भी इंसान हो, 18 प्लस उनकी उम्र होनी चाहिए, वो 2 लाख तक का कोई भी व्यवसाय के लिए ऋण ले सकते हैं। और उसके बाद हम जो समूह को दिलाते हैं, जो हम बैंक लिंकेज बोलते हैं, वो करवाते हैं। उसके साथ एक समूह ऋण होता है जिसमें कोई भी 5 व्यक्ति या 10 व्यक्ति, भले वो समूह से जुड़े हो ना हो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो एक साथ मिलकर 10 लाख तक का लोन अपने व्यवसाय के लिए ले सकते हैं। तो ये 3 प्रकार से हम उनको करवाते हैं। साथ ही जो
जो पथ विक्रेता होते हैं, जो रोड किनारे बैठते हैं, जिनका कोई पहचान नहीं होता या जिनका पास बहुत ज़्यादा निधि नहीं होता जी वो लगा सके, उनके लिए जो योजना आई है स्वनिधि योजना, जिसमें 10,000 पहले हम उनको लोन दिलवाते हैं, तो ये योजनाएं हम ये इस प्रकार से हम ऋण दिलवाते हैं ताकि वो अपने आजीविका का स्रोत बना सके या उसको बढ़ा सके। मोनिका जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि संगठन में महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ क्या शिक्षा या अन्य गतिविधियों के लिए भी कोई कार्य किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। शिक्षा के लिए हम जितने भी नए बच्चे हैं जी, और जो गांव के हैं या शहर के हों, हम उनका काउंसलिंग करते हैं जी, हम उनमें स्किल डेवलपमेंट लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ किताबी चीज़ों को देखकर करते हैं, पर नहीं, लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जी, और आप किस तरह अपने स्किल को डेवलप करके आप अपने लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं जी, तो हम इसका पूरा प्रयास करते हैं। तो इसके लिए हमारी सोसाइटी, हमारी संस्था द्वारा टाइम पे, समय समय पर 11-12 के बच्चों के साथ में हम बिल्कुल बैठक करते हैं और उन्हें अगर जिस चीज़ में उनको उत्सुकता है उसके बारे में जानकारी देते हैं। साथ ही अपनी तरफ से भी हम जो भी नए नए कोर्सेस होते हैं या जो भी नया कुछ अभी आया है ज़रूर बताते हैं। महिलाओं का भी शिक्षा, हम जैसे मैडम ने अभी कहा कि नाम लिखना सीख गए हैं जो भी हैं, तो हम उन्हें भी जानकारी ज़रूर देते हैं। वो कितना लेते हैं या कितना नहीं लेते हैं वो अलग चीज़ है, पर हम उन्हें बिल्कुल जानकारी हम उन्हें बिल्कुल देते हैं। हम हेल्थ वाइज भी उन्हें जानकारी देते हैं कि महिलाओं के लिए स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक शिक्षा का रूप ही है। जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल है या जितनी भी चीज़ें हैं कि महिलाएं अपनी बॉडी को जाने पहचाने, तो इसके लिए हम महिलाओं को भी देते हैं शिक्षा और लड़कियों को भी देते हैं। अब जो नए बच्चे आ रहे हैं, हम स्कूलों में गर्ल्स और बॉयज़ के दोनों को साथ में बिठा के हम इसके लिए उनको एजुकेशन देते हैं ताकि आप इसको समझें और सीखें। तो शिक्षा मतलब सिर्फ किताबी नहीं, शिक्षा हर चीज़ में जी, कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, अपने आप को कैसे डेवलप करें, समाज को कैसे डेवलप करें। अगर स्किल डेवलपमेंट है तो किस किस क्षेत्र में कर सकते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि लोगों को सिर्फ वो 3-4 कोर्सेज के बारे में पता होता है जी। नेट पे तो टच हो गए हैं, पर वो उस स्तर पर नहीं जाते हैं कि हम और नए और क्या कर सकते हैं। समय का अभाव है, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों से अपने संदेश को संक्षिप्त में कहें। तो श्वेता जी, पहले आप। मैं सभी महिलाओं को यही बोलना चाहूँगी कि हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ लें, उनके बारे में जागरूकता रखें, अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को भी जागरूक रखें। और समूह में और एकता में बहुत शक्ति है, साथ में मिलकर चले और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे का साथ निभाते हुए आगे बढ़े जी। बहुत बढ़िया। मोनिका जी, आप। मैं हमेशा से यही मानती हूँ कि लड़कियाँ पैदा नहीं होती, लड़कियाँ बनाई जाती हैं। ऐसे मत उठो, ऐसे मत बैठो, इतना पढ़ो, इतना मत पढ़ो। लड़कों के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, लड़कियों के लिए नहीं है। तो समाज में जितनी भी योजनाएं हैं आप तभी उसमें जुड़ पाएंगे जब आप एक अपने अंदर से बदलाव ला पाएंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि लड़कियों को भी उसी तरह पालें, उसी तरह बड़ा करें जैसे कि आप एक लड़के को करते हैं कि तुमको आगे बढ़ना है, अपने आप को संवारना है, घर को संवारना है, तो लड़कियों को भी आप वही शिक्षा दें। और देखना, लड़कियां भी बिल्कुल बहुत अच्छा प्रदर्शन देंगी और आपका नाम हमेशा आगे बढ़ाएंगे। आपको खुद को बहुत गर्व महसूस होगा जी। बहुत बढ़िया। तो आप दोनों अतिथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें और हमारे दर्शकों को दिया और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू।